और सारे साइंटिफिक डिसिप्लिन में, जैसे कि मेडिसिन का बहुत बड़ा डिसिप्लिन है जिसके अंदर के अलग अलग बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मेरी ब्रांच की खासियत ये है कि मुझे मरीज से सबसे ज़्यादा बात करनी पड़ती है। अगर आपके पेट में दर्द है तो सर्जन को अगर आपका नाम भी नहीं मालूम, आपकी भाषा भी नहीं आती, वो पेट खोलकर देख लेगा कहाँ बीमारी है और निकाल लेगा। लेकिन मनोविज्ञान में जब तक मुझे बहुत अच्छे से भाषा नहीं आएगी, मैं कुछ नहीं समझ पाऊंगा कि सिम्टम कहाँ है, बीमारी कहाँ है, और इलाज तो खैर बहुत बात की बात हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि जब मेरी ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग के लिए मैं नागपुर में गया, जहाँ पे ज़्यादातर मराठी बोली जाती है। और मेरे जो एचओडी थे, मैं बहुत लकी था कि मेरे बहुत ही एक सुलझे हुए इंसान थे जिन्होंने मुझे पढ़ाई है साइकेट्री, और उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ से की थी। तो बोले सत्य ना, वैसा है कि मैं जब अपनी पीजी करने गया था तो मैं गया था तुम्हारे पंजाब, तुम आ गए हो मेरे महाराष्ट्र में, तो मेरे साथ जो रूल हुआ था वही तुम्हारे साथ होगा। मुझे कहा गया था कि पहले 6 महीने में पंजाबी सीखो, अब तुम पहले 6 महीने में अपनी मराठी पॉलिश करोगे। तो मुझे ये सौभाग्य हुआ कि मैं एक और भाषा जानने के अंदर और उसको समझने में सक्षम हुआ। और उसी से मुझे समझ में आया कि भाषा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कि छोटे छोटे न्यूएंसेस, छोटी छोटी चेंजेस के साथ कैसे कल्चरली बिल्कुल टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है, चीज़ बिल्कुल कुछ की कुछ और बन जाती है। हमको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी जाती थी अपने मनोविज्ञान में कि एक चाइनीज लेडी एक अपने साइकेट्रिस्ट के पास आई, और उनसे जब उनकी इंटरव्यू ली गई तो उनके साइकेट्रिस्ट जो थे, ही वाज फ्रॉम इंग्लैंड, और उनको उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मैं अपने हस्बैंड को, आई सी हिम एज अ ड्रैगन। एज अ ड्रैगन जब आप इंग्लिश कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो वहां पे तो ड्रैगन वो डरावने जानवर थे जिनको एक नाइट जाके मरा करता था, लेकिन जब आप उसको चाइनीज कल्चर में देखते हैं तो ड्रैगन इज अ प्रोटेक्टिव बीइंग, एक ऐसा जानवर जो कि संरक्षण करता है, जो बचा के रखता है, जो फैमिली के लिए प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल उल्टा हो गया। वो चाइनीज लेडी क्या बताने की कोशिश कर रही थी और उस इंग्लिश साइकेट्रिस्ट ने क्या समझा, अब आप समझ सकते हैं कि बात आगे सुधरने की बजाय बिगड़ी ही होगी, आई एम श्योर, क्योंकि भाषा। तो भाषा ऐसे चीज़ों में बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे इस तरह के फील्ड में। और मैं रियली सैल्यूट करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के इस इनिशिएटिव को। मुझे लग रहा है कि दुनिया आगे आगे और ट्रांसपेरेंट और पारदर्शी और एक बेहतर समाज के निर्माण की तरफ जा रही है, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो योगदान है वो नेटवर्क्स का है। मैं बहुत पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक सुन रहा था ऑन नेटवर्क्स, हाउ टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क्स फॉर योर सक्सेस। लेकिन उनके जो स्पीकर थे उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात की, बहुत ही गहरी बात शेयर की। वो कहते कि बताइए आपको क्या याद आता है कि सबसे पुराने नेटवर्क्स इंसानों के कौन से हुआ करते थे? आप थोड़ा गैस करना चाहेंगे प्लीज? इतने समझदार विद्वान लोग यहाँ हैं। देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स, प्लीज आप कुछ गैस कीजिए। आपके हिसाब से नेटवर्क्स हम लोगों के कौन से सबसे पुराने हुआ करते थे? बताइए। हाँ, सबसे पहले गांव में जैसे पंचायत होती थी, ठीक है, वहाँ हम इंसान जो है आपस में मिलते थे और आपस में बात करते थे। लेकिन वो नेटवर्क जहाँ पे भी हम आपस में बिल्कुल नहीं मिलते थे लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं, वो था सीवरेज सिस्टम। सबसे पुराना, के घर के अंदर जो मलमूत्र है, मैल है, उसको इकट्ठा करके बाहर कैसे ले जाया जाए। और उसके अंदर खूबसूरती ये थी कि राजा के घर से हो या शहर के सबसे गरीब आदमी के घर से। जो हम अपने इंडियन कल्चर की बात करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय पे बहुत अच्छे ड्रेनेज सिस्टम हुआ करते थे, और वही शायद पहला एग्जाम्पल एक अच्छे नेटवर्क का। अब खूबसूरती देखिए कि चाहे राजा के घर का हो या उस शहर के सबसे गरीब आदमी का हो, वो सब कुछ इकट्ठा एक ही सिस्टम में होता था। और वही आज हमको ये एम्पावरमेंट मिलती है थ्रू द इंटरनेट, थ्रू ऑल दिस ब्यूटीफुल मशीन्स, ये कंप्यूटर और ये स्मार्टफोन जो आपस में कनेक्टेड है और आपस में बात कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम सब एक लेवल के ऊपर इक्वलाइज हो जाते हैं। हम सब एक लेवल के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी बात, दैट विल बी द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। बहुत पुराने टाइम की बात है। आज हम जिस भाषा के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उस भाषा का नाम है हिंदी। लेकिन शायद
ज्यादातर लोगों को ये भी ना मालूम हो कि ये शब्द भी हमारा नहीं है। जो शब्द हिंदी और हिंदू है ये इंडियन नहीं है। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के सिपाही उन्होंने इस सारे इलाके को कॉन्कर किया था, या नॉर्मल यूजेज वाली भाषा। आज के जमाने में 2-2,500 साल बाद अगर हम देखें तो हमने मॉडर्न जो संस्कृत भाषा है वो इंग्लिश बना दी है। तो शायद आप उस क्लास को बिलोंग नहीं करते, ये आमतौर पे माना जाता है। तो हमारे पास आज ये अपॉर्चुनिटी है कि उस भाषा से सीखें कि उसकी क्या खासियतें लिए हैं और अपने अंदर समावेश करके अब एक अंग्रेजी शब्द बना दिया है। हिंदी के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल से हो रहा है, लेकिन हिंदी में भी है। अगर आप जाके किसी भी गांव में बोलेंगे कि भैया ये क्या चला रहे हो, तो वो साइकिल चला रहा होगा। और साइकिल 100% एक अंग्रेजी वर्ड है जिसको हिंदी में अडॉप्ट करके हिंदी सबसे ज्यादा काम आए तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैंने ये शब्द का प्रयोग किया है, सिंप्लीफाई करना होगा। इसका हिंदी इक्विवेलेंट ढूंढने में मेरे को शायद पसीने आ जाएंगे। सरल बनाना होगा, ठीक, सिंप्लीफाई करना होगा। लेकिन अगर हम हर वर्ड को जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हिंदी जो है दुनिया की इस टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। जरूरत ये है कि जो टेक्निकल फील्ड्स हैं उनको हिंदी के साथ जोड़ा जाए। हमारे मैनेजमेंट फील्ड्स हैं, इन सब के अंदर जर्नल्स की बहुत भूमिका है आपको अपडेट रखने के लिए कि लेटेस्ट क्या हो रहा है। और इस समय के ऊपर हम लोग जिस चीज से जूझ रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन ओवरलोड, बिग डेटा। एब्सोल्युटली बिग डेटा जो है एक बहुत ही बड़ा कोश है नॉलेज का, जिसके हिसाब से हम ह्यूमन डेवलपमेंट को, ह्यूमन मूवमेंट को पूरी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसकी जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, दशक पहले दो शताब्दियों पहले जो ह्यूमन नॉलेज थी उसको डबल होने में अप्रोक्सीमेटली 100 साल लगते थे। आज की डेट में 2018 में 2019 में नॉलेज को डबल होने में कितना टाइम लगेगा? सिर्फ 12 घंटे, ओनली 12 आवर्स। आपका जितना एंटायर क्वांटम ऑफ ह्यूमन नॉलेज है 12 घंटे में डबल हो जाएगा, और उसके बाद 6 घंटे में डबल होगा, उसके बाद 2 घंटे में डबल होगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे हर मिनट में आपका जितना नॉलेज ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस है वो डबल होता जा रहा है हर सेकंड में। और आपकी जितनी भी हमारी जितनी भी समय समस्याएं हैं, इट इज ओनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये बात बिल्कुल सच है। आप देखेंगे आज इसी शहर में, दिल्ली में, कुछ लोग हैं जो 21वीं सदी में जी रहे हैं और कुछ लोग हैं सबसे ज्यादा इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसको बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है लैंग्वेजेस के अंदर इस टाइम हिंदी में ही हो रही है। तो सब टेक्निकल लोगों और सब थिंक इन इंग्लिश, इस टाइम उनके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन टेक्निकल चीजों को जार्गन से हटाकर उसको सिंप्लीफाई करके हिंदी में ले आए। तो सडनली आप देखेंगे कि हमारी मार्केट्स बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होंगी। थोड़े से लर्निंग्स थी, थोड़े से मेरे अपने फील्ड के बारे में और हिंदी भाषा के बारे में कुछ समझ थी जो मैंने कुछ समय के अंदर जुटाई है और आपके साथ शेयर करने का ये मौका मिला। इसके लिए ममता जी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद, जिन्होंने इसके लिए बहुत बहुत मेहनत। ऐसा चुनौती नहीं है, देखिए, क्योंकि मैं हिंदी भाषी हूँ, लेकिन जो इंटरनेशनल जर्नल्स आजकल जो लेटेस्ट रिसर्चेस होती हैं वो सब इंग्लिश में होती हैं। तो मेरी चुनौती सिर्फ ये है कि मुझे वहाँ से वो नॉलेज गैदर करनी है। पर मेरा जो पेशेंट है, इंफॉर्मेशन लेता हूँ, वो मैं समझ आ गई, उसके अंदर मैं अपना जो डायग्नोसिस मेकिंग है वो अंग्रेजी में कर सकूँ। तो वो ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि हर डॉक्टर इंडिया, पर शायद हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते ही नहीं, क्योंकि अभी ये टास्क बन गया है कि हमको समस्या हिंदी में सुननी है, उसका डायग्नोसिस अंग्रेजी में करना है, फिर उसकी जो काउंसलिंग है उसको दोबारा वहाँ से अंग्रेजी से लाके हिंदी में करना है। तो ये हमारी उसके साथ ये जिम्मेदारी पड़ जाती है कि हम उस चीज़ को शुक्रिया आपका। और जैसा कि सतीश जी ने कहा कि अपना काम करने के अलावा जिस तरह जीना और भी आसान हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ये आने के लिए और अपने सारे विचार हमसे साझा करने के लिए सतीश जी।
जो एक बात सपनों का, प्रेम का और उस दोस्ती का, तो मुझे लगता है कि हर जगह हमें अपनी भाषा को और करीब अपने लाना चाहिए। इसके साथ ही कार्यक्रम को आगे रहते हैं, उनको ऐसा ही एक नाम है संगीता गुप्ता जी का, मेरे ठीक सामने बैठी हैं। वैसे तो वो आयकर विभाग में कमिश्नर के तौर से जानती रही क्योंकि कामकाज रहा है उनका, लेकिन मैं उनको पसंद ज़्यादा इसलिए करती हूँ कि रचनाकार हैं, चित्रकार हैं, संवेदनाओं से भरे हैं और बहुत सारे उनके महक है, उससे हम सब बहुत ही प्रसन्न हो सकेंगे, आह्लादित हो सकेंगे। संगीता गुप्ता जी। मल्टी फील्ड्स में काम कर सकूं। मैं अभी 7 महीने पहले इनकम टैक्स विभाग से मुख्य आयकर आयुक्त, चीफ कमिश्नर ऑफ दिल्ली रिटायर हुई हूँ। मेरा टॉपिक इस तरह एक राग भाषा होती है जिसमें 14 सितंबर को एक हिंदी दिवस मना लिया जाता है। तो जब हिंदी दिवस मनाने का समय आने लगता है तो 1 सितंबर से ये तैयारी होने लगती है कि किस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाए, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन के कारण मुझे कई जगह पे ट्रांसफर से भी बाहर कहीं जाना पड़ा है। मेरा पूरा कार्यकाल शुरू में मैं 2 साल यूपी में देखे जाते हैं। हमारी फिल्में हमसे ज़्यादा पाकिस्तान में छुप छुप के भी मगर देखी जाती हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं उसको पैसे देने लगी। मैंने पूछा कि बताओ कि तुम्हें क्या पे करना है। बोला मैडम मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा मैं तो लाहौर ही पहली बार आई हूँ, तुम मुझे कहाँ से जानते हो? तो बोला मैंने आपको टीवी पे देखा था और आप वहाँ पे इस कलर की साड़ी पहन के ये बोल रही थी। तो मैं आश्चर्यचकित हो गई। बोले आप हमारे मेहमान हो, आपसे पैसा ले ही नहीं सकते। तो ये जो बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने क्रिएट की हुई हैं। मेरे गुरु हैं स्पिरिचुअल, उन्होंने मुझे कहा था कि बहुत समय तक हम समस्याओं को अपने आप इमेजिन कर रहे होते हैं और अगर सचमुच कोई समस्या है तो अपने विधान के साथ ही पैदा होती है। जो इमेजिनेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनको हमें अपनी इमेजिनेशन से खुद ही निकालना होता है और अगर सचमुच कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ट्विन, अपने जुड़वा समाधान के साथ ही पैदा होता है। हर प्रॉब्लम की अगर वो जैसे दिन के साथ रात है वैसे ही समस्या के साथ उसका निदान भी है। बस हमें उसके बारे में अवेयर होकर उसको खोजना होता है। तो मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, मैं खुद हिंदी प्रदेश से हूँ और ईस्टर्न यूपी से हूँ और जहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और वो एक देवरिया, कुशीनगर वो एक बैकवर्ड एरिया माना जाता था जहाँ पे अंग्रेजी की पढ़ाई को बहुत कम लोगों को आती थी। पर ये देश चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम लोग ओवर थिंक करते हैं कि हमारा हिंदी ना अब गायब हो जाएगा इंटरनेट के युग में। गूगल तो सारा काम हिंदी में कर दे रहा है। आप कुछ भी जैसे अभी इन्होंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में हमें ध्यान से, ये पूरी दुनिया की सोच को, हमारी समझ को, सब कुछ को बदलने वाला है और बदल रहा है, बदल चुका है। एक गूगल का ऐप है जो एलेक्सा, उससे अगर आप कोई भी सवाल करिए तो सब हर चीज़ का जवाब देती है। क्या हमने कभी सोचा था कि हमारे बेड के साइड में एक स्विच में एक एलेक्सा जैसा वो लगा हुआ होगा और उससे मैं बोलूँगी कि एलेक्सा आज का टेम्परेचर क्या होगा और वो सब कुछ बताती है। तो हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हम उन समस्याओं से अपने को घेरे हुए हैं अभी तक जो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। सारी चीज़ें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। जिस तेजी उसमें उन सारे टेक्निकल वर्ड्स के साथ एक असेसमेंट ऑर्डर पास करना इतना मुश्किल होता था और अगर कर भी दें तो उसकी टाइपिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता था। इंग्लिश की टाइपिंग हिंदी की टाइपिंग से बहुत ज़्यादा आसान है। वो मात्रा, ये हलन, बिंदी तो होता है। तो धीरे धीरे आप जो चीज़ें हिंदी में नहीं कर पाते थे उसको इंग्लिश में करने लगे। मैंने एक चीज़ कर दी कि भाई जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें हैं उनको हम हिंदी में करेंगे। जैसे किसी को छुट्टी पे जाना है तो अवकाश के लिए जो आवेदन पत्र होगा वो हिंदी में लिखा जाएगा। हिस्ट्री में पोस्टेड थी तो सारे प्रश्न जो होते हैं, क्वेश्चन आवर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहले इंग्लिश में ड्राफ्ट आते हैं, उसका अंग्रेजी में पहले हम जवाब लिखते हैं, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करके टेबल पर वहाँ पर हिंदी में भी रख देते हैं। तो हिंदी कहीं से कभी पिछड़ी नहीं थी। मैंने हिंदी में लिख दो, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दो,
असेसमेंट वर्ड अगर हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आता है तो निर्धारण के बजाय असेसमेंट वर्ड देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दो। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे अपने आप तरीके इनोवेट कर लिए। कुछ सॉफ्ट साथ हमने अपने आप को नहीं बदला है, मगर फॉन्ट इतना ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मान लीजिए कि आप टाइप करा रहे हैं और आपने उससे पूछ लिया और उसका तुरंत वो हिंदी में बता देगा, और नहीं तो नहीं। और उर्दू कहीं और की भाषा नहीं है, केवल इंडिया की भाषा है जो हिंदी और जो पर्शियन लैंग्वेज की वर्ड्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से बना है। तो उसी भी भाषा को भी उतना ही लिबरल होना चाहिए, उतना ही बड़ा कठिन शब्द जो लगता है कि बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, वह हम किसी भी भाषा में, चाहे वो फ्रांसीसी हो, फारसी हो, उर्दू हो, उससे अगर हम ले लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। डिपार्टमेंट्स में जब हम लोगों ने उसी शब्द को देवनागरी, जो लोकल राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट का काम है या कोर्ट का लैंग्वेज हो, अभी भी वही है। तो बहुत सारे मेरे पास ऐसे पेटिशंस और लेटर्स आते थे जो तो मैं क्या करती थी कि अपने किसी और कुलीग को जिसको उर्दू आती थी उससे बोलते थे जरा पढ़ के सुनाओ, और उसका जिस समझ के, क्योंकि हिंदी फिल्मों का इतना ज़्यादा व्यापक असर केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी है। मैं ग्रीस गई, वहाँ पे मैंने देखा कि लोग हिंदी गानों पे डांस कर रहे हैं और गाने से हिंदी में लिखने के बदल में बोलते तो सब हिंदी में, फिल्में देखने जाते हैं। मेरे यहाँ पे 2 रशियन फ्रेंड्स थे जो डिप्लोमेटिक सर्कल में थे, वो हर फ्राइडे को कोई भी नई फिल्म देखने चले जाते थे, तो इससे हमें देख के मजा आता है, उसमें गाने होते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट होता है। तो जब वो इतने लिबरल हो चुके हैं कि नहीं हम हिंदी की चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, पसंद करेंगे, तो हिंदी वालों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसलेट दिस इन हिंदी, वो खट से ट्रांसलेट करती है, लिंगुआ है, कट ऑडियो है, इतनी चीज़ें अब आ गई हैं कि हमें किसी प्रकार का कोई डर रहा ही नहीं। आपकी कोई भी किताब हिंदी में है, टेक्निकल चीज़ों के लिए हमें अपने रास्ते आसान करने होंगे। उनकी बड़ी समस्याएं नहीं है, छोटी समस्याएं हैं जिनके बड़े सारे हमारे पास समाधान है। तो हमारा भविष्य और हिंदी का भविष्य, हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। और खासकर आपने जो बात की जम्मू कश्मीर की, वो मैं सोच रही थी उसके बारे में कुछ दिन मुझे भी रह। नमस्कार सबको। और आप सबको एक वार्निंग भी दे देता हूँ, जो चेतावनी होती है ना कि आप जब ममता जी के पहले तो ये स्टार्ट हुआ था प्रेरणा अवार्ड्स के साथ, इस कार्यक्रम में अगर आ गए हैं तो ये कहीं ना कहीं लिख लीजिए कि अगर आप एक हाशिए पे बैठे हुए भाषा को लेकर के अपने कार्यकलाप में, तो वो बहुत जल्दी पूरी तरह बदलने वाला है और आप फुल टाइम भाषाओं के क्षेत्र में काम करने वाले हैं। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जब इस कार्यक्रम की बात हुई थी आज से करीब 1 साल पहले, उस समय मेरा भाषाओं के पूर्णकालिक कार्य से कुछ भी लेना देना नहीं था। मैं अच्छा खासा सिंगापुर के बैंकिंग करियर में सेटल्ड था। वो बस अपना इंटरेस्ट था। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि भोजपुरी बोलने वाला कोई है नहीं, तो आप आकर के थोड़ी बात कर दीजिए कि भोजपुरी के लिए क्या करना चाहिए। तो ऐसे करके मुझे उन्होंने बुलाया था प्रेरणा अवार्ड्स में, और वहाँ पे आकर के उन्होंने कहा कि भाषाओं के लिए थोड़ा और कमिटमेंट शो करिए। उसका नतीजा ये है कि आज मैं वहाँ की बैंकिंग की नौकरी को छोड़ करके करीब 6-7 महीने पहले इंडिया वापस आ गया हूँ। और अभी मैं हिंदुस्तान समाचार, जो इंडिया की ओल्डेस्ट न्यूज़ एजेंसी है, 1948 से ये काम कर रही है और एकमात्र बहुभाषीय न्यूज़ एजेंसी है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं जान पाए हैं या जान रहे होंगे अभी भी, लेकिन इमरजेंसी से पहले ये वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ एजेंसीज हुआ करती थी। इमरजेंसी के सक्सेस एज एन इमरजेंसी का जो फेलियर था, जो जनतंत्र का उस समय जो सक्सेस हुआ, उसमें हिंदुस्तान समाचार का एक बहुत बड़ा योगदान एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि इसने उन बातों को जो दिल्ली में दी गई थी, हिंदुस्तान समाचार के एफर्ट से वो हमारे भाषाई जितने भी न्यूज़पेपर्स और ये थे उन्होंने उठाई थी। तो उसको लेकर के काफ़ी कुछ पॉलिटिकल उस पर रहा था। खैर, मुझे ममता जी ने जब इसके बारे में कहा था तो उन्होंने कहा कि फाइनेंस के बारे में कुछ, बिकॉज ये एक इस
मंच का उपयोग कुछ टेक्निकल चीज़ों के को भी हिंदी भाषा के माध्यम से बताने की बात की गई थी। तो उन्होंने कहा था कि आप फाइनेंस के बारे में कुछ बताइएगा। मीडिया से रिलेटेड आई थिंक इट वाज मोर ऑन द जो हमारे वो होने वाले बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी और हिंदी को जो जोड़ा। इसका एक जो दूसरा पहलू है वो हम सबको आज के दिन में समझना बहुत जरूरी है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके भारत के लिए एक समस्या नहीं है, जैसा आपने कहा कि भाषा एक समस्या नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल लिटरेसी जो है हमारी, वो आई थिंक दुनिया के सबसे कम में आंकी जाती है। जो हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की एवरेज जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, ये एक ऐसा विषय है जिसपे मैं काफ़ी अपनी पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी कोशिश करता हूँ, और चाहूँगा कि आप सब भी इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, स्पेशली जब आप लोग भाषाओं में कार्य कर रहे हैं। तो क्योंकि जिस दुनिया में हम आज रह रहे हैं, मैथमेटिक्स उस वक्त बड़ा अजीब सा लगता था जब हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता था, जया पूजा पूजा। उसके बाद जो है जब मेरा सिलेक्शन IIT में हो गया तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर था, जहाँ पे अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व था। और शुरू में थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज उस समय फील हुआ था, क्योंकि उन लोगों की ज़्यादा वक़्त थी जो कि अपने विचारों को ठीक तरीके से अंग्रेजी भाषा में व्यक्त कर सकें। लेकिन समय के साथ ये बाधा भी दूर हो गई, मैंने भी सीख लिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं जो विचार है, अभी हमसे पहले यहाँ पे सज्जन साइकोलॉजिस्ट थे, वो अपने विचार बता रहे थे। तो ये बहुत उचित चीज़ है कि हम जो ज्ञान, जो चीज़ अंग्रेजी भाषा में अवेलेबल है उसको समझें और उसको जनसाधारण तक उनकी भाषा में प्रस्तुत कर सकें। और उस सिलसिले में ये प्रयास जो हिंदी ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन कर रही है, जो जनसाधारण की भाषा है, उसमें ज्ञान को बांटने की है। मैं मेरे इसके लिए शुभकामनाएं हैं, और इसमें मैं पूरा सहयोग अपनी ओर से देने को तैयार हूँ और देता रहूँगा। धन्यवाद। नाम प्रोफेसर तेजिंदर रामबा है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और बेसिकली रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ भूटान में मैंने पढ़ाया है, 50 साल तक पढ़ाया है। रिटायरमेंट लेके उसके बाद फिर हवाला गर्दी शुरू की, और फीस कंट्रीज में होके जाके उधर बातचीत करते रहे, पढ़ाते रहे। न्यूयॉर्क में भी पढ़ाया, न्यूजर्सी में पढ़ाया। मैं सुबह से जो यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, सिर्फ उसमें से 2 पॉइंट्स लेना चाह रहा था। बहुत अच्छा बोला सब लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट और उसके अंदर जो भी बहुत बात कर रहे थे, उसमें बहुत सुंदर बातें थी। लेकिन मैं एक ये कहना चाहता हूँ कि हमको हिंदी से प्यार है, हम हिंदी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमें अंग्रेजी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? अगर मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछूं कि हमें आज़ादी किसने दिलाई, स्वतंत्रता किसने दिलाई, आप क्या जवाब देंगे? नहीं, अंग्रेजी ने। अंग्रेजी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है। अंग्रेजी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। गांधी जी जब इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनको पता चला फ्रीडम क्या होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा जब उन्होंने, तो नेहरू जी बाहर, अम्बेडकर साहब अंग्रेज बाहर, सब बाहर से पढ़कर आए हैं। और कोई भी यहाँ से नहीं पढ़ा है, तो हिंदी वाले नहीं आगे आए थे, हिंदी वाले तो पीछे होते थे। 200 लोग आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और 200 साल तक राज करके चले गए। कोई नहीं बोला 200 साल। जब ये लोग बाहर गए और बाहर से उन्होंने पढ़ाइयाँ की, और लॉर्ड मैकॉले ने जब ये कहा था कि हमको इनको इंग्लिश सिखानी चाहिए, तो गवर्नर साहब नहीं मान रहे थे इंडिया में। ये केस ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया और वहाँ डिस्कशन हुआ, तब लॉर्ड मैकॉले जीत गया। वो सबसे गलती मानते हैं कि हमने इनको अंग्रेजी सिखा दी, इसलिए ये आज़ादी की तरफ बढ़ गए। मैं वो उनकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक बात करने की, एक फैक्चुअल सिर्फ आप बात करने की, ये बात कर रहे थे कि हम अंग्रेजी के लफ्ज़, अब हमने अभी तक स्टेशन का बताया कि हिंदी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। रेल से जा रहा हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ, सब इंग्लिश हम यूज़ कर रहे हैं आज तक। लेकिन एक शब्द आपने सबसे पहला शब्द जो लिया, इसीलिए अंग्रेजी भाषा सबसे अमीर है। इट्स लिंगुआ फ्रैंका ऑफ
the war, please remember. It's a collective language. As soon as you get out of the country, you will have to speak English to connect yourself with the people out of the world. That's the point. जी हाँ, और मैं ये कह रहा था कि जैसे सबसे पहला शब्द उन्होंने जो लिया, डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए, वो आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसमें लिखा होगा ये लैटिन से आया, ये फ्रेंच से आया, ये यहाँ से लिया, ये वहाँ से लिया। सबसे पहला लफ्ज लिया उन्होंने राजा, RAJAH, राजा लिया। अब राजा क्यों लिया उन्होंने? ऐसे नहीं लेते थे वो, उनके यहाँ तो किंग था। यहाँ के कहते हैं ये राजे, बहुत सारे राजे बने हुए थे यहाँ, जिनको एक एक करके उन्होंने गिराया। पंजाब सबसे आखिर में गिराया, बहुत से राजे बने हुए थे। तो उन्होंने कहा हमारा राजा जो है, जिसे हम किंग बोलते हैं, वो ये राजा नहीं है, वो उसको डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, इसलिए ये राजे उसका उनका किंग नहीं कहा जा सकता। इसलिए आगे ले जाने के लिए जो काम आपने किया है, मुझे लगता है कि अग्रणी नाम आपका उसमें है, न सिर्फ सिनेमा के द्वारा, लेकिन हमेशा भी जब आप लोगों के बीच में आते हैं मनोज तिवारी जी, तो आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत आभारी हैं ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर। इतनी ज़्यादा है पार्टी की जिम्मेदारियां, लेकिन आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगता है समय ना गंवाते हुए क्यों ना हम सबसे पहले दीप में मैं आमंत्रित करूँगी ममता, मनोज तिवारी जी को, ममता, संजय जी और अपने सभी सहयोगी माइक्रोसॉफ्ट से, भाई साहब, आप पालेंदु जी, CS मंडल जी जो साथ साथ हैं, ममता जी को भी आगे बढ़ाते हैं, ICPCR से भाई कैमरे के सामने सर हिंदी के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए और हिंदी के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए आज का ये दिन हम समर्पित करते हैं और प्रज्वलित करके प्रण भी करते हैं कि हम इसको बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास। सर अरे सर क्या कर रहे हैं? और वही बात यही हो रही थी कि क्या राज करने की भाषा या काज करने की भाषा या बोलने की, ये तीनों की ही भाषा होनी चाहिए। और इसी की बात हम यहाँ इस पूरे सम्मेलन में पूरे दिन कर रहे हैं, और विचार के तौर पर नहीं, इस पर काम करने के तौर पर भी। और इस तरह से प्रज्वलित करके हमने कार्यक्रम को एक सम्मान शोभा मनोज तिवारी के हाथों द्वारा दी है। लेकिन बहुत लोगों ने जो है भोजपुरी से लेकर हिंदी सब तमाम विधाओं में, फिल्मों से लेकर गाना, और जो आंचलिक सुर है, जो आंचलिक भावनाएं हैं, मुझे लगता न सिर्फ अपने गीतों की वजह से पर अपनी बोली की वजह से। और इसलिए हिंदी भाषा पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं बुलाना चाहूँगी मन से मनोज तिवारी जी को यहाँ मंच पर, कि वो मन से हिंदी भाषा के बारे में बात करें। अच्छा, मनोज तिवारी जी यहाँ हैं, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि ये लोग हैं साथ में जो हमारे साथ आए हैं, और मनोज तिवारी जी उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपको। तो कल मैं शुभकामनाएं दे रहा था कहीं मीडिया के साथ बैठ करके। कल हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस था, और उसके ठीक एक दिन बाद हम सब इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। जो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर के द्वारा आयोजित है, और इस